we are here to discuss life processes. In this activity, we are going to discuss that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. What do we need? We will take two healthy potted plants which are nearly the same size, and we will keep them in a dark room for 3 days so that these plants can use starch. So these starch करना है इनको. Now place each plant on separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. मतलब दो हमारे पास potted plant है तो एक प्लांट के साथ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने का. तो इसका मतलब इस सेटअप में प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी क्योंकि वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा. नाउ कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स. यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट्स सो दैट the setup is airtight. Keep the plants in sunlight for about 2 hours, and after that we will pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch, as we have this in our first video. So do both the leaves show the presence of same amount of starch, and what can we conclude from this activity? तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखाया है दो पॉटेड प्लांट लिए और इसमें एक सेटअप में हमने वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया और बेल जार से दोनों को ढक दिया और इसके चारों तरफ वैसलीन लगा देंगे ताकि एयर टाइट हो जाए. तो यहाँ पर जब हमने स्टार्च टेस्ट किया तो हमने देखा कि इस वाले सेटअप ए की जब हम स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं, हमने लीफ को लिया, उसको बॉइलिंग वाटर में डाला ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब जिसमें अल्कोहल था उसमें डाला और वो टेस्ट ट्यूब एक बीकर जिसमें पानी था उसमें डाली और उसको इनडायरेक्टली हीटअप किया. डायरेक्टली हीटअप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अल्कोहल में आग लग जाती है. और फिर उसको पेट्री डिश में रखेंगे और उस पे थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन, उस पेट्री डिश में आयोडीन सॉल्यूशन था. तो बाद में हमने देखा कि इस वाले सेटअप की जो लीफ है उस लीफ का कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, लेकिन इस वाले सेटअप की लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया. तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली गई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली प्लांट को तो इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ. तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अल्कोहल में हमने क्यों बॉयल किया? क्योंकि अल्कोहल क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर देता है और उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है ताकि कलर चेंज इजीली एब्जॉर्ब हो जाए. नाउ सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms obtain their food from other organisms or matter is called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition animals में देखा गया है. So depending upon the mode of obtaining food, the organisms have the following types of nutrition. We are talking about heterotrophic nutrition. तो heterotrophic nutrition वो method है nutrition का जिसमें organism अपना फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से ड्राइव करता है. तो पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म्स डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मैटर बाय सिक्रीटिंग सर्टेन एंजाइम्स and then the soluble matter is absorbed through the body surface. For example, fungi, इसमें मशरूम्स हैं, मोल्स हैं, यीस्ट हैं और कुछ बैक्टीरिया. तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ड्राइव करता है और उसको पहले कुछ एंजाइम सीक्रेट करके उसको डाइजेस्टेबल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है.
Now parasitic nutrition. In this mode of nutrition, organisms derive their nutrition from another organism and cause harm to it. ये important point है कि दूसरे organism से food भी drive कर रहा है और उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है. तो the organism which provides food is called host and the other which obtain food is called parasite. मतलब जो organism खाना प्रोवाइड कर रहा है वो तो होस्ट है और जो फूड ऑब्टेन कर रहा है उससे वो पैरासाइट है. पैरासाइट होस्ट सेल के या होस्ट बॉडी के अंदर भी रह सकता है, उसको एंडोपैरासाइट कहते हैं. और जब वो होस्ट बॉडी के बाहर रहता है तो उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं. प्लांट में भी पैरासाइट्स देखे गए हैं, जैसे मिस्टल-2, कस्क्यूटा, ये प्लांट के पैरासाइट है. एग्जाम में आएगा तो ये 2 वर्ड्स आप लिखेंगे, 2 नेम्स ये लिखेंगे. और एनिमल पैरासाइट्स बहुत सारे हैं, टिक्स हैं, लाइस हैं, राउंड वॉर्म्स हैं, टेप वॉर्म्स हैं, ये सब एनिमल पैरासाइट्स हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज, ये भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की टाइप है, होलोजोइक न्यूट्रिशन. इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है, पहले फूड को इंजेस्ट करेगा, फिर डाइजेस्ट करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर इजेशन होगा. इसका मतलब ये 5 स्टेप्स होते हैं इसमें. और वो पहले इंजेस्टिंग द फूड, ब्रेकिंग इट डाउन into absorbable form inside the body and it involves, पहला है टेकिंग इन फूड, ये प्रोसेस कहलाता है इंजेशन. दूसरा है डिजेशन, ये है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. फिर है एब्जॉर्प्शन, ये है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्युबल पार्ट्स ऑफ फूड इनटू द ब्लड. देन एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय द बॉडी सेल्स. And last is egestion, that is throwing out of undigested parts of food. ये 5 steps है. ये ह्यूमन बींग्स में भी देखा गया और अमीबा में भी देखा गया है. अब अमीबा यूनिसेलुलर है, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा अपना फूड ड्राइव करता है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस. इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया. ठीक है. और यहाँ पे आप देख रहे हो ये छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको अमीबा खाने जा रहा है. ये स्यूडोपोडिया से इसको एनसर्किल कर लेता है और एक फूड वैक्यूल बना लेता है. ये फूड वैक्यूल दिख रही है. अब इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस. तो ये डाइजेशन हो गया. एंड फिर डिफ्यूजन हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म. ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन हो गया. फिर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, वो एसिमिलेशन हो गया और अल्टीमेटली अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर आ जाता है. तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. नाउ पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है. उसमें क्या होता है कि इसमें एक डेफिनेट शेप होती है. अमीबा में तो कोई डेफिनेट शेप नहीं थी. अमीबा कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. तो फूड जो है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट से लिया जाता है और फूड जो है फिर मूव करता है टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया. पैरामीशियम की चारों तरफ बॉडी में सीलिया होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरी सरफेस को कवर करते हैं. तो पैरामीशियम अपना फूड सीलिया की मदद से एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ले जाकर उसको एनगल्फ कर लेता है. नाउ एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली स्लाइवा का क्या रोल होता है डाइजेशन में. तो हमने क्या किया, 1 ml स्टार सॉल्यूशन ले लिया 2 टेस्ट ट्यूब में, जिसको 1% स्टार सॉल्यूशन था, जिसको हमने नेम किया टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी. फिर हमने 1 ml स्लाइवा टेस्ट ट्यूब ए में डाल दिया और दोनों टेस्ट ट्यूब को अनडिस्टर्ब रखा 20 to 30 मिनट्स के लिए, ताकि स्लाइवा का एक्शन देख पाए हम. फिर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला दोनों टेस्ट ट्यूब में, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. तो इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज. तो आपको इन दोनों टेस्ट ट्यूब में से कलर चेंज बी में मिलेगा, क्योंकि बी में स्टार्च है, लेकिन ए में स्टार्च को स्लाइवा
डाइजेस्ट कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सलाइवा में स्लाइवरी एमाइलेज होता है जो उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर में, तो फिर वहां ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। अब ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसका मतलब 5 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप है इंजेशन, जिसमें ये प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ, ये इंजेशन होता है। तो फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ बिफोर swallowing it. Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth. तो स्लाइवा इसको स्मूथ कर देता है। मुंह में स्लाइवा होता है, स्लाइवा उसके साथ मिक्स अप हो जाता है, उसको पेस्ट लाइक उसमें कन्वर्ट कर देता है। स्लाइवा को कौन सीक्रेट कर रहा है, स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं स्लाइवरी एमाइलेज, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में। The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by muscular tongue. टंग मदद करती है उसको च्यूइंग करने में। फिर फूड जो है वो फूड पाइप में जाएगा रेगुलेटेड मैनर में, और ये जो है लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स, फूड पाइप की बात हो रही है, that contact rhythmically in order to push the food forward. ये जो मूवमेंट है ये कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर होता है ऑल अलोंग द गट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम में। तो मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब खाना फूड पाइप से स्टमक में चला गया, स्टमक में उसको डाइजेस्टिव जूसेस मिले। 2 ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं स्टमक में, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड एंड पेनक्रियाज। सो दीज डाइजेशन फंक्शन आर टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus. इसका मतलब स्टमक में फूड को 3 चीजें मिल रही हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन, और म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम करता है ताकि पेप्सिन अपना एक्शन कर पाए। पेप्सिन जब ही एक्शन में आता है जब उसको एसिडिक मीडियम मिलता है। तो HCl का सिक्रीशन स्टमक में पेप्सिन को एक्ट करने में मदद करता है। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। और जो एसिड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करता है। अब जो फूड है वो स्टमक से एग्जिट करेगा बाय द स्फिंक्टर मसल्स व्हिच रिलीजेस इट इन द, ये कहाँ पे भेज देता है, स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा अमाउंट स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ट्रांसफर कर देता है। तो कौन सी मसल्स मदद कर रही हैं, स्फिंक्टर मसल्स। फ्रॉम द स्टमक जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया तो डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। हालांकि इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बट इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये फिट होती है कॉम्पैक्ट स्पेस में, बिकॉज इसमें एक्सटेंसिव कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग की वजह से कम जगह पे फिट हो जाती है। जो लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिफर करती है इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, क्योंकि वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, उनके अंदर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्गर इंटेस्टाइन है। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, सो कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। और डाइजेशन होता है, डाइजेशन का है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट डाइजेशन करवाती है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का।
और इसको सिक्रीशन मिलता है लीवर और पेनक्रियास से। ये जो दो ग्लैंड्स के बारे में मैंने बताया था। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक को सिक्रीशन प्रोवाइड करती हैं। जो फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एसिडिक है तो उसको एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। अब जो एंजाइम्स रिलीज होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। तो बाइल जूस जो है, जो कि लीवर से मिलता है, वो एक्ट करता है फैट्स के ऊपर। याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस है वो आएगा लीवर से और वो फैट्स पे एक्ट करेगा। फैट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स which makes it difficult for enzyme to act on them. So bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to the emulsifying action of soap or on dirt that you have learned in chapter 4 in your chemistry class. So the pancreas secretes pancreatic juice which contains enzyme, ये important है, trypsin। trypsin किस पे एक्ट करेगा? प्रोटीन्स पे। लाइपेज क्या करेगा? मदद करेगा emulsification of fats में। And the walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juice, and these enzymes present in it finally convert proteins into amino acids, complex carbohydrate into glucose, and fats into fatty acids and glycerol। ये याद कीजिएगा क्योंकि ये नेट प्रोडक्ट्स हैं जो कि डाइजेशन में बनते हैं। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई बोलते हैं। ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। फिर एसिमिलेशन होता है। जो विलाई होते हैं वो रिचली सप्लाइड होते हैं विद ब्लड वेसल्स which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. Then last process is egestion. So unabsorbed food is sent into the large intestine, जहां पर water reabsorb होता है, and rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter। ये मसल्स हैं जो कि इसके एग्जिस्ट होने में, इसके बाहर निकलने में मदद करती हैं। ये डायग्राम है एलिमेंट्री कैनाल का, एग्जाम में आता है बहुत। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बक्कल कैविटी है, माउथ को बक्कल कैविटी, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक में खाना गया, यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एसोसिएटेड है, और ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जा रहा है। यहाँ पे पेनक्रियास का 3 चीजें आती हैं पेनक्रियास से, ट्रिप्सिन आता है, लाइपेज आता है, ठीक है, और एक इंटेस्टाइनल एमाइलेज भी आता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लीवर है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस जो है, जो सॉल्ट्स हैं, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लोब्यूल्स को, और मीडियम को एल्कलाइन कर देता है ताकि जो ट्रिप्सिन है वो एक्ट कर सके। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और एनस के थ्रू वेस्ट बाहर आ जाता है। तो ये सब आपको मैं दूसरी क्लास में, दूसरे वीडियो में आप देखेंगे तो मैं उसको और डिटेल में डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।